इन ब्रैकेट में अज्ञेय लिखो। 1939-40 में अज्ञेय इसके संपादक थे। तो ये कब सबसे ज़्यादा विरोध हुआ? जब अज्ञेय इसके संपादक थे। तो विशाल भारत ब्रैकेट में अज्ञेय ने किया। इसके अतिरिक्त विचार के संपादक, विचार पत्र था, इसके अतिरिक्त विचार के संपादक भगवती चरण वर्मा और इलाचंद जोशी ने भी इसका विरोध किया। प्रगतिवाद पे कुछ विद्वानों के जो मत हैं, तो हम हेडिंग डालें विद्वानों के मत कि प्रगतिवाद को किसने कहा क्या है। यहाँ से सवाल आते हैं। पहला, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। इनके दोनों कथन याद रखिए कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है और प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। दोनों के नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला, प्रगतिवाद मार्क्सवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। त्रिपाठी जो आप पूछ रहे थे, ये देखिए रामविलास शर्मा का कथन आ गया कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। और रामविलास शर्मा ने, शायद मैं रामविलास शर्मा के एक कथन याद आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं तो मार्क्सवाद को भी आलोचनात्मक नज़रिए से देखता हूँ। अगर आपको याद हो तो वो मार्क्स, वह मैं वहाँ लिखा हूँगा जहाँ रामविलास शर्मा को लिखा हूँ, वहाँ जरूर लिखा हूँगा। अगला कथन लिखिए, प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। अब तक आप उल्टा लिखते थे ना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, लेकिन यहाँ उल्टा करिए। प्रगतिवाद मार्क्सवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है रामविलास शर्मा। ठीक। अब नगेंद्र की वो परिभाषा उलट दीजिए जो छायावाद पे आप करते हैं। यहाँ लिखिए आप, प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। अगर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का हो जाता तो ये छायावाद हो जाता। अगला, नगेंद्र, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका गला घोंट कर पैदा हुआ। यह भी डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला पॉइंट, रामविलास शर्मा का
अगला कथन जी, अगेनेसन, वही जो विशाल भारत वाला था, इसी को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ लिखा गया है। अगेनेसन 1938-39 में सन 1938-39 में जब विशाल भारत के संपादक थे, जब विशाल भारत के संपादक थे तब प्रगतिशील लेखक संघ को साम्यवादी साहित्यिक संस्था, इसे अंडरलाइन करिएगा 3 शब्द, साम्यवादी साहित्यिक संस्था कहकर उसका प्रबल विरोध किया था। अगेन सन 1938-39 में जब विशाल भारत के संपादक थे तब प्रगतिशील लेखक संघ को साम्यवादी साहित्यिक संस्था कहकर उसका प्रबल विरोध किया था। इसमें से इतने लंबे कथन में से काम का यही है कि प्रगतिवाद को साम्यवादी साहित्यिक संस्था किसने कहा था। अगर वो और अंदर आगे पीछे जाएगा तो विशाल भारत में कहा था, 38-39 में कहा था, यही सब आगे पीछे घूमेंगे। अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, अंतिम क्या 2 पॉइंट और हैं। प्रगतिवाद की उपेक्षा में कुछ लोगों ने इसे शिष्णोदरवाद की संज्ञा दी है या शिष्णोदरवाद कहा है। अरे भैया, ना समझ में आ रहा हो तो लो, बस समझ में आया। एक चीज और नोट कर लीजिए, ये प्रगतिवाद से ही जुड़े हुए लोग हैं और अलग से भी आप नोट करते, लेकिन चूंकि ये मूलतः थे प्रगतिवादी विचारधारा से ही। ये जननाट्य संघ का नाम आप सुने होंगे, इप्टा, ठीक। तो उसकी स्थापना कब हुई, कौन कौन थे, वही लास्ट पॉइंट लिखना है। फिर हम लोग सीधे चलेंगे नागार्जुन पे। लिखिए, भारतीय जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना, इप्टा, इप्टा भारतीय जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना सन 1943 में। ध्यान रखना है कि ये तार सप्तक के बराबर ही चल रही है। 2 ही चीज पूछ सकती है इसमें, 2 ही सवाल बनेंगे, कब हुई थी, किसने किया था। 1943 में बलराज साहनी, बहुत लोगों को मालूम होगा, भीष्म साहनी के बड़े भाई थे ये। बलराज साहनी, उत्पल दत्त, सवाल याद आ गया चौधरी साहब, उत्पल किसका पर्यायवाची है?
लंबा लंबा गैप कर दोगे जब, दीवार का एक रद्दा चढ़ा के 1 महीने दीवार पे कामें नहीं करोगे, उत्पल कमल का पर्यायवाची है। तो तैयारी करते समय हर चीज़ दिमाग में रखते चलिए। लिखिए, आगे लिखिए। उत्पल दत्त, बलराज साहनी, उत्पल दत्त, कामा लगाइए, शंभु मित्र, मित्र, शंभु मित्र, हबीब तनवीर, दुर्गा खोटे, खोटे खोटे खोटा सिक्का कहते हैं ना, वही, और जोहरा सहगल ने की थी। अब जोहरा तो याद ही होंगी, गबन वाली, जोहरा सहगल ने की थी। बलराज साहनी, उत्पल दत्त, शंभु मित्र, हबीब तनवीर, 4 पुरुष हो गए, दुर्गा खोटे और जोहरा सहगल 2 महिलाएं हो गई। इन 6 लोगों ने मिलके 1943 में इप्टा अर्थात भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना की थी। ठीक, अभी तो कुछ छूट गया। प्रगतिशील काव्य की प्रवृत्तियां, आज हम भी खाली हैं, टेंशन न लीजिए, जाने की जल्दी नहीं है। आज हम लोगों की शिवरात्रि इसी में होगी। समस्या यही है कि जब हम शिव पे ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे तो शिव ही क्या करेंगे भाई। पहले तो अपना कर्म आपको करना ही पड़ेगा ना। ये तो यार नहीं मिला, या ना, या तो मिला होगा तो ध्यान नहीं दिए, लेकिन संभवतः दिल्ली में ही है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें हबीब तनवीर की हत्या हो गई थी। दरअसल ये लोग क्या करते थे, इनका इप्टा का काम क्या था, नुक्कड़ नाटक करना, किसी भी सामाजिक विरोध विसंगत के मुद्दे पर चौराहे पर लोगों को जागरूक करना। तो जो कुछ कट्टरपंथी टाइप विचारधारा वाले थे, उन्होंने इनका विरोध किया और उस विरोध का हद यहाँ तक चला गया कि इसमें से एक व्यक्ति की हत्या हो गई। संभवतः वो हबीब तनवीर ही थे। जैसे आप देखते हैं ना कि नुक्कड़ नाटक का मतलब ये होता है कि किसी भी सामाजिक जो वैषम्य है, विषमता है, उसको लेके चौराहे पर लोगों को जागरूक करना। हाँ हाँ, तो कौन था? लेकिन इसमें से किसी एक की नहीं, बच्चन सिंह मैंने भी पढ़ा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये है कि इसमें से किसी एक की मतलब विरोध इतना तीव्र हो गया था इन लोगों का कि इसमें किसी एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इतना मुझे याद है। वो नाम खोज लूँगा मैं भी मित्र, मैं भी। हाँ, तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। आप ध्यान रखिए कि कई बार, अभी छोटा सा प्रसंग बताऊं, कल आ गया अद्दाहमाड़। अब एक बच्चा लेके आया, कह रहा सर आदम वाला क्वेश्चन बता दीजिए। तो हमने कहा यार पेपर में कोई आदम वाला क्वेश्चन तो मुझे दिखा नहीं। तो एक तरह से हमारा उस क्षेत्र में जाना वर्जित था। और एक बार हम चले गए, पता नहीं मैडम कहाँ से देख ली, और उसके तुरंत बाद फिर हमारे क्लास में पहुँच के और तुरंत हिदायत जारी की, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है, आपको हिंदी वाले कमरे में जाना नहीं है। हमने देखा आप गए थे। तो ये समस्या होती है कि अगर प्रवृत्तियाँ को विशेषताएं लिख दें और विशेषताएं को प्रवृत्तियाँ लिख दें, तो कितने सारे लोग हैं जो खाली उसी शब्द को रट के बैठे हैं
उनको ये नहीं समझ में आएगा कि ये प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं एक ही चीज़ हैं और ये हैं क्या। बाद में मैं जब देखा तब उसमें आया था कि अद्दा हमाड़ की जो है संदेश राशक की विशेषता दीजिए, और उसने हमको आदम वाला क्वेश्चन बता के असमंजस में डाल दिया कि हिंदी में आदम वाला क्वेश्चन कौन सा है। बाद में जब पेपर छूटने के बाद हम देखे तो ये समस्याएं हैं। तो आप प्रवृत्तियां आबलिक विशेषताएं लिखिए, आप कंफ्यूज न रहिए कि क्या है। 5-6 विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं नहीं हैं, पूरे प्रगतिवाद का निचोड़ हैं, निष्कर्ष हैं। लिखिए पहला, प्रगतिवादी काव्य शोषण का विरोध करता है। प्रगतिवादी काव्य शोषण का विरोध करता है। उसके अनुसार किसान और मजदूर उसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का अंत करेंगे। सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का अंत करेंगे, ये उनकी एक पहली विशेषता मान लीजिए। उनको ये लगता है कि अगर मजदूर वर्ग संगठित हो गया तो जो शोषक वर्ग है हम उसके अत्याचारों को मिटा सकते हैं। दूसरी विशेषता लिखिए, प्रगतिवादी कवि शोषित में शक्ति देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की एक लाइनें हैं, पूरी नहीं याद आ रही है, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां याद हैं कि मैंने उसे लोहा जैसे गलते देखा ढलते देखा। तो लोहा गलना इतना साधारण काम नहीं होता, और ये लोहे जैसे गलना और ढलना सर्वहारा वर्ग के बस की बात है, ना कि पूंजीपति के। यही बात है कि शोषित में क्या है, शक्ति। आपने क्या लिखा कि प्रगतिवादी कवि शोषित में शक्ति देखते हैं, तो ये शक्ति यही है कि मैंने उसे जब जब देखा लोहे जैसे गलते देखा ढलते देखा। कि जो आदमी लोहे को गला सकता है, उसे आकार बदल सकता है, उसके अंदर कम से कम बहुत सारी शक्ति है। आगे उसी में लिखिए, क्योंकि शोषण बड़ा खुसुर फुसुर कर रहे हो त्रिपाठी जी। अच्छा, पिक्चर याद आ गई। अच्छा, क्योंकि शोषण इतिहास की गति और सामाजिकता के विपरीत है। क्योंकि शोषण इतिहास की गति और सामाजिकता के विपरीत है। अब चलिए, मतलब आपको हर विशेषता पर मैं एक पंक्ति बताऊंगा लगभग, मतलब उसे यथार्थ, जो व्यवहार में आप पढ़ रहे हो उसे यथार्थ में भी सिद्ध करूंगा। अगली पंक्ति देखिए, प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य देखते हैं। हाँ, आगे लिखिए, प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य देखते हैं। मतलब
उनकी वो कविता याद करिए, एक बीते के बराबर ये हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। ये क्या है? आज तक तो किसी ने चने को इतने सुंदर ढंग से नहीं देखा। क्या चना पहले नहीं था? क्या पहले चने में फूल नहीं आता था? लेकिन श्रम में सौंदर्य, ये इनकी विशेषता है कि ये, जैसे निराला ने भी जब देखा कि वह तोड़ती पत्थर, तो क्या उसके पहले किसी को कोई महिला पत्थर तोड़ते हुए कहीं नहीं मिली थी? पंत को भी मिली होगी, इलाहाबाद में रहते थे ना। लेकिन वो उनके हृदय के या उनके मनोभावों के अनुकूल नहीं थी, वहां से वो अपने को जोड़ नहीं पाते थे। आगे लिखिए, उनका सौंदर्य बोध, हाँ उसी में, श्रम में सौंदर्य देखते हैं। प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य देखते हैं। उनका सौंदर्य बोध सामाजिक मूल्यों से युक्त है। उनका सौंदर्य बोध सामाजिक मूल्यों से युक्त है। कहने का मतलब उनका सौंदर्य अप्सरा लोक का सौंदर्य नहीं है, इंद्रलोक का सौंदर्य नहीं। उनका सौंदर्य सामाजिक मूल्यों से युक्त है, जो समाज में जी रहा है, चल रहा है। मतलब रामविलास शर्मा की एक कविता है, अब रामविलास शर्मा को लिखाएंगे तो दिखाएंगे कि उन्होंने धान लगाती हुई स्त्रियों का बड़ा सुंदर चित्र खींचा है, रामविलास शर्मा ने। वहां भी एक सौंदर्य। आगे अगला पॉइंट लिखिए। नहीं, अभी उसी में है, उसी में है, रुक जाइए। उनका सौंदर्य बोध सामाजिक मूल्यों से युक्त है। वह सहज सामान्य जीवन स्थितियों में भी सौंदर्य देखते हैं। वह सहज सामान्य जीवन स्थितियों में भी सौंदर्य देखते हैं। देखिए, ये चीज़ आपको आगे आओगे तो प्रयोगवाद में भी मिलेगा कि इसे क्या कहते हैं कि वर्ण विषय का विस्तार। वर्ण विषय का मतलब, वर्ण का मतलब होता है वर्णन करने का, विषय का मतलब क्षेत्र, विस्तार का मतलब विस्तार। मुझे एक कथन याद आ रहा है मार्कंडेय का। मार्कंडेय का एक कथन है कि साहित्य और कला में कुछ भी त्याज्य नहीं है। मतलब साहित्य और कला ऐसी विधाएं हैं कि इसमें कुछ भी त्याज्य, कुछ छोड़ने लायक नहीं है। अब आप बताइए, 3 टांगों पर नत ग्रीव खड़ा धैर्य धन गधा, गधा पे भी कविता लिखी जा सकती है, ये अज्ञे के पहले किसी ने सोचा ही नहीं। और ध्यान दीजिए, उन्होंने उसे धैर्य धन कहा है, आप उसे साधारण विशेषण नहीं दिया है। शायद भगवान के पास भी उतना धैर्य नहीं है जितना गधे के पास होता है। मार मार के कूट कूट के प्राण ले लीजिए, लेकिन वो विरोध करना जानता ही नहीं। इसीलिए ऐसे मनुष्यों को भी कहते हैं तुम गधे हो, अर्थात तुम्हारे अंदर आवश्यकता से ज्यादा धैर्य है। हम गधे को अपमानजनक में लेते हैं, लेकिन अज्ञे ने उसे अपमानजनक नहीं लिया, उसे सम्मान की पराकाष्ठा पे लिया। उसने कहा धैर्य धन गधा। इतना धैर्य किसी के पास आपने देखा है? तो ये क्या है? कविता के वर्ण विषय का विस्तार है। जहां तक लोग नहीं सोचते थे, वहां तक भी नए कवियों ने सोचा और कविता को बढ़ाया, वहां तक ले गए। और सामान्य चीजों में भी उन्होंने सुंदरता। अब गधे में अगर कोई सुंदरता देख रहा है, वो भी कह रहे हैं कि 3 टांगों पर खड़ा, नत ग्रीव, नत मतलब झुका हुआ, ग्रीव मतलब उसका मुख या गर्दन।
तीन टांग पे खड़ा है, गर्दन झुकी हुई है और धैर्य की पराकाष्ठा है, और उसे हम कहते क्या हैं? गधा, वो भी अपमानजनक। देखने का ही नज़रिया है, हम गधे को किस नज़रिए से देखते हैं और कवि ने उसे किस नज़रिए से देखा। तो ये चीज़ आपको जो प्रगतिवाद में है ये प्रयोगवाद में भी मिलेगी। चलिए दो विशेषताएं और हैं, तीन लिख लेते हैं। प्रगतिवादी का भी व्यंग उसको छोड़ दीजिए, आगे लिखिएगा। प्रगतिवादी कवि व्यंग के द्वारा विषमता का चित्रण, प्रगतिवादी कवि व्यंग के द्वारा विषमता का चित्रण एवं उसका विरोध करते हैं। फिर एक लाइन याद आ गई, घुन खाए सातीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुख हरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। ये शिक्षा व्यवस्था की व्यंग करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में हमारी बिल्डिंग कैसी है, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। और उस पर दुर्भाग्य है कि दुखहरण जैसे मास्टर हैं कि मिनट मिनट पे बरसा कर बेबस बच्चों पे 5 तमाचे, मतलब कुछ बोले नहीं, एक तमाचा। तो ये क्या है? ये चाहे इसको ले लीजिए, चाहे बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, तो हर विशेषता पे आपके पास देखिए उसका एक फायदा क्या होगा। सपोज करिए हमको निबंधात्मक लिखना हो लोक सेवा आयोग के लिए, हम विशेषता लिखें, 2-3 पंक्तियां डाल दें, तो कुछ वो ऐसे ही सुंदर हो जाएगा जैसे हम लोग शादी में गुलाब नहीं हो, शादी में बुलाते हैं बाहर से सजाने वाले के लिए, ठीक। तो ये कविता की पंक्तियां वही काम करेंगी कि जब आप एक विशेषता लिखोगे और उसके पीछे 2 पंक्तियां किसी कवि की डाल दो। चलिए 2 और हैं, लिखिए। प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति और ग्राम्य जीवन के प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति और ग्राम्य जीवन के अनुपम चित्र खींचे हैं। इस पे सबसे अच्छा उदाहरण बसंती हवा हूँ नहीं कुछ फिक्र है बड़ी मस्त मौला। अभी हम लोग लिखेंगे तो बड़ी फेमस, मशहूर, याद करने लायक, इसे हम कहते हैं चुलबुली कविता है। बिल्कुल जैसे चुलबुले बच्चे वैसे ये चुलबुली कविता है। अंतिम विशेषता लिख लीजिए इसकी। प्रगतिवादी कवियों ने प्रेम को सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा और उसका चित्रण किया। सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा और उसका चित्रण किया। आप देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल की पूरी एक कविता संग्रह है, हे मेरी तुम, अपनी पत्नी पर। त्रिलोचन भी कहते हैं मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा, पत्नी पर। तो इनके जो सामाजिक पारिवारिक प्रेम भी हैं वो भी एक तरह से नैतिकता के, सामाजिकता के बंधनों में बंधे हुए हैं। बड़ी अच्छी पंक्तियां थी त्रिलोचन की, लेकिन अभी
त्रिलोचन आएंगे तो हम लिखाएंगे वहाँ। और बहुत ही बढ़िया पंक्ति थी। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं नागार्जुन। शिवरात्रि वालों देर तो नहीं हो रही है? नहीं, लोकतंत्र है अनिल ना, बहुमत देखा जाता है, एक सांसद से सरकार नहीं चलेगी। अगली साल महाशिवरात्रि मनाएंगे। ठीक, नागार्जुन भाई, मेरा मानना तो यही है कि अगली दिवाली, अगली होली, अगली दीपावली आपकी रंगों से भरी हो और उसमें रंग नौकरी का हो, बस। बाकी आज तक अपनी उम्र की 18 दिवाली, 18 होली में बहुत मना चुके हो। 18 तो फिलहाल भी 18 नहीं हो यार, 28, मतलब उसमें से हम 8 होली दीपावली निकाल दें। जब तक आप नहीं जानते थे तब भी 18-20 होली दीपावली मनाए हो, उससे कुछ खास हासिल नहीं कर पाए हो। तो एक बार हम ना ही मना के देखें, हो सकता है कुछ हासिल ही हो जाए। 1911 से 1998 यहाँ इतना ध्यान दीजिए कि डॉक्टर नगेंद्र ने 1910 दिया है, लेकिन मैक्सिमम 1911 ही मिलता है। क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे विद्वत साथी 10 खोज लाएं, क्योंकि नगेंद्र में दिया है। अच्छा, हमने भी आपके पहले ही सोच के रखा था, तो लिख रखा है कि 626 नगेंद्र, 411 दूसरा इतिहास और एनसीईआरटी और दूसरा इतिहास में 11 दिया है, और डॉक्टर नगेंद्र में 1910 दिया है। और एक चीज़ बताएं, नेट में एक सवाल आया था, 1911 कितने कवियों का जन्म शताब्दी वर्ष है? उसमें भी नागार्जुन थे। तो हम कई जगह से उसको समेट के लाए हैं, इसलिए हम लोग उसे 1911 ही मान के चलेंगे। हाँ, उस कंडीशन में अगर ऑप्शन में 11 नहीं मिलता है तब 10 मान लेंगे। चलिए लिखिए, पिता गोकुल मिश्र, माता उमा देवी, जन्म स्थान तरौनी, दरभंगा बिहार। तरौनी एक कविता है ना, उसमें तरौनी आया है। लिखें, जन्म स्थान तरौनी, ग्राम दरभंगा बिहार, पिता गोकुल मिश्र, माता उमा देवी, मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ द्विवेदी हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वैद्यनाथ मिश्र। उपनाम लिखिए, अब वैद्यनाथ मिश्र। उपनाम लिखिए नागार्जुन डैश करके हिंदी में, यात्री डैश करके मैथिली में, और ठक्कन मिसिर बाबा। हमने मैथिली शरण गुप्त को हम लिखवा रहे थे, छूट गया। हम हैं, काहे परेशान हो। नागार्जुन हिंदी में हो गए, और यात्री मैथिली में हो गए। ठक्कन मिसिर, ठा अध क न, ठक्कन मिसिर। बाबा, बाबा से मुझे ये याद आया कि मैं मैथिली शरण गुप्त को लिखवा रहा था, तो उनका एक बाद का प्रचलित नाम था दद्दा। वो अपने समकालीन जो नवयुवक कवियों थे उनमें वो दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो हमने एक, हमारे छात्र ने पूछ लिया कि सर आपने एक चीज़ नहीं लिखवाया। हमने कहा क्या? तो मुझे लगा कि छूट क्या गया कितना। तो उसने कहा कि सर आपने मैथिली शरण गुप्त का दद्दा नाम नहीं लिखवाया। हमने कहा हाँ ये बात सही है। तो यहाँ एक समस्या ये भी है
कि अगर आप कुछ गैर जरूरी मान के भी छोड़ दो तो लोग ये समझेंगे कि गुरु जी की पकड़ से बाहर चला गया ये। समझ रहे हैं? फिलहाल हम लोग लिखते हैं रचनाएं। हाँ देखिए, उपनाम में नागार्जुन हिंदी में, यात्री मैथिली में, उसके बाद ठक्कन मिश्र और बाबा भी हिंदी में ही हैं, दूसरे में नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा मशहूर किसमें हैं? हिंदी में। ठीक, रचनाएं हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आज देखिए कैसे लिखते हैं। अभी तक जितना आप लोग लिखे होंगे उससे अलग लिखते हैं हम आज। पहले लिखते हैं हिंदी में। आपको हम हिंदी में लिखाएंगे, बंगला में लिखाएंगे, मैथिली में लिखाएंगे, संस्कृत में लिखाएंगे। धैर्य रखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं। आप पहले वही सारी चीज़ें एक में समेट के लिखते हो। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि इनका जो है, मैं मलेटरी का बूढ़ा घोड़ा बंगला कविता संग्रह है। हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन किस भाषा का है ये आपको मालूम नहीं। पत्रहीन नग्न गाछ केवल एक का याद है आपको मैथिली में, लेकिन हम आपको 3 दिखाएंगे। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, नए नोट्स में ये सब किया गया है कि हर बार पहले से कुछ बेहतर किया जाए। नया हो ना हो, लेकिन उसे बेहतर जरूर बनाया जाए। तो रचनाएं लिखिए पहले हिंदी में, और नंबर 1 लिखिए युगधारा। उन्नीस सौ 52, नंबर 2 सतरंगी पंखों वाली। सतरंगी पंखों वाली 1959। प्यासी पथराई आंखें। उन्नीस सौ 80। सुनाई तो पड़ रहा है? साफ दिखने के लिए यूट्यूब का वीडियो देख लीजिएगा। सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1980। अगली रचना लिखिए तालाब की मछलियां। तालाब की मछलियां 82। इसके आगे लिखिए, केवल 2 या 3 रचनाओं के आगे ही लिखना है। इसके आगे लिखिए नारी स्वातंत्र पर लिखी महत्वपूर्ण कविता है। हाँ, नारी स्वातंत्र पर लिखी महत्वपूर्ण कविता है। अगला लिखिए तुमने कहा था। वो 1980। खिचड़ी विप्लव देखा हमने। अगली खिचड़ी विप्लव देखा हमने।
खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये भी 80 में है। हजार हजार बाहों वाली, इक्यासी, हजार हजार बाहों वाली 81। अगला पुरानी जूतियों का कोरस, इसकी डेट है 83। अगली है रत्न गर्भ, इसकी डेट नहीं मिली। अगली रचना है ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, दोनों एक साथ है। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। अगली, ये दोनों एक, मतलब ये एक ही है, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ये एक ही रचना है। ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, सब। अभी कविताएं भी लिखना है ना, अभी इनकी प्रसिद्ध कविताएं। देखिए, दरअसल आप ये समझिए कि नागार्जुन कुछ प्रचारवादी टाइप के कवि भी थे। इतना संग्रह है तो उसमें नहीं, संग्रह अलग चीज हो गई, उसकी मशहूर कविता अलग चीज। हाँ, इतना ज्यादा संग्रह है तो उसमें कविता, अरे एक संग्रह में सपोज करिए 10 कविताएं होंगी तो 10 तो नहीं, 10 तो मशहूर होंगी नहीं, होंगी तो हो सकता 2 ही 4 उसमें ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नोट्स में पाया जाएगा, हमें कह रहे हैं इतना संग्रह है जिसमें कविता कितनी लिख जाएगी। ये भाई एक आदमी 60 साल 80 साल 40 साल लिखता है यार, 2 घंटे में हम उस आदमी को लिखते हैं। आदमी 60 साल लिखता है, 50 साल लिखता है, और उस आदमी को हम 2 घंटा नहीं देते लिखने में। फर्क है भाई, हैं? जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क। आगे लिखिए, भूल जाओ पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने। 2 रचनाएं और है हिंदी वाली, भस्मांकुर, भस्मांकुर के आगे थोड़ा सा लिखना है। पहली चीज, यह प्रबंध काव्य है। प्रबंध या ब्रैकेट में खंड काव्य लिख सकते हैं। भस्मांकुर यह एक प्रबंध काव्य है जो कामदग्ध, कामदग्ध का मतलब समझ रहे हैं,
काम का मतलब काम, दग्ध का मतलब जलाना, जो शिव ने काम को जला दिया था। काम दग्ध के पौराणिक प्रसंग पर आधारित है। और हिंदी में इनकी अंतिम रचना है अपने खेत में। अपने खेत में के आगे लिखिए, यह इनका अंतिम काव्य संग्रह है। हिंदी का ना सर? हाँ, जो ऊपर हमने इसीलिए ऊपर ही हेडिंग डाल दी है ना हिंदी में, तो ये इनका अंतिम संग्रह है। नगेंद्र वाली नई जिसने पढ़ी होगी, नई वाली किताब हरदयाल वाली सर? हरदयाल, हाँ शायद हरदयाल ही हैं, हैं संपादक में है, जो नए वाली, हाँ तो उसमें है ये। अब लिखिए मैथिली में रचना लिखा के छोड़ देते हैं, हैं? नहीं, वैसे हमारी तबीयत ठीक है भी, हम 3 घंटा और चल सकते हैं। हाँ हाँ, हमको लग रहा है कि खा पी के आए हो। और लोगों भी सेहत का ध्यान दीजिए। सबको बना बनाया नहीं मिलता। मैथिली काव्य संग्रह, अब पीछे खुजूर फुजूर न करिए। मैथिली काव्य संग्रह, उसमें सबसे पहले लिखिए पत्रहीन नग्न गाछ। इसके आगे लिखिए सन 1969 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1969 में इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ध्यान रखना है कि इनको हिंदी के लिए नहीं मिला है, इनको मैथिली के लिए मिला है। फिर वहाँ इस सवाल की चर्चा हम करते हुए चलें कि साहित्य अकादमी वर्तमान में 24 भाषाओं में दिया जाता है और हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जो 2 अलग हैं, एक अंग्रेजी है, दूसरी राजस्थानी है। ये सवाल आप तैयार करके चलो, ध्यान दे के चलो। उसके बाद लिखिए पका है कटहल। हाँ, पका है कटहल। और आखिरी में लिखिए चित्रा। 3 काव्य संग्रह इनके मैथिली में हैं। एक चीज़ और बता दें, आगे लिखवाएंगे भी, कि मैथिली इनकी मातृभाषा है। उलट के अगर ये सवाल पूछ ले कि नागार्जुन की मातृभाषा में कौन सा काव्य है, आप सवालों को याद करके चलिए मित्र। मातृभाषा का मतलब मैथिली भाषा में काव्य। कुछ नहीं करना है उसे, केवल ये पूछ ले कि मातृभाषा में रचित रचना नहीं है। 3 तो है ही, और ऑप्शन में रख दे युग धारा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोगों के अपनी ब्रह्मोस की रेंज 1000 किलोमीटर करनी है। भारत सरकार की 500 है अभी, पहले 250 थी, अभी बढ़ा के 500 हुई है। तो हम लोग अपनी रेंज 1000 करें, बहुत ज़्यादा। तभी तो यहाँ से छोड़ेंगे, आयोग से, इस आयोग से, उस आयोग से, तीनों आयोग को चीरते हुए निकलेगी। मतलब ऐसी छुरछुरियाँ छुड़ाओगे कि लगाओगे, और मतलब कि वो पाकिस्तानी मिसाइल है कि बॉर्डर भी नहीं क्रॉस कर पाएगी। लिखिए बंगला काव्य संग्रह, केवल एक है बंगला काव्य संग्रह, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा।
मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। सच्चाई ये है कि मुझे भी नहीं मालूम था मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा बंगला में है। मुझे एक विशेषांक मिल गया था नागार्जुन पे, उसमें उस विशेषांक में पूरा नागार्जुन दिया हुआ है, उसी में मुझे ये सब अलग अलग मिला। सब मुझे ये तो मिला था, मैं एक एनसीईआरटी किताब पढ़ रहा था हाई स्कूल की, क्या नाम था, नई किताबें जो चलती हैं, उसमें मुझे मिलिट्री के बूढ़ा घोड़ा कविता संग्रह मिला था, लेकिन भाषा नहीं पता थी कि वो बंगला में है। संस्कृत में लिख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। पहले से चिंतित हो गए। 4 लिखे हैं, ज़्यादा परेशान ना हो। संस्कृत में धर्मलोक शतकम, दूसरी है देश दशकम, कृषक दशकम, श्रमिक दशकम, कृषक दशकम। अरे अरुण, अरुण भाई, अरे हम कहे उब तो नहीं रहे हैं? जाना है यूनिवर्सिटी? अच्छा, आरएसएस का कार्यालय है कि यूनिवर्सिटी है? कहने के लिए प्रसिद्ध कविताएं लिख के छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब उसके बाद चौथी थी श्रमिक दशकम। देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, फिर लिखना पढ़ना एक जगह और इम्पॉर्टेंट रचनाएं एक जगह। संस्कृत वाले कोई खास मतलब नहीं है। मतलब क्या है वो देखिए, मतलब दूसरी जगह से निकलेगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि नागार्जुन ने मैथिली में रचना की, हिंदी में रचना की, संस्कृत में रचना की, बंगला में रचना की, ये मतलब की चीज़ है। उसके बाद फिर जैसे मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये पूछा जा सकता है। मैथिली में पुरस्कार ही मिला है, पूछा ही जाएगा। और हिंदी में तो वो कवि हैं, तो हिंदी पूछी जाएगी। तो पढ़ते समय इन चीज़ों को आप देखिए, लिखाना पढ़ाना एक जगह, लेकिन कौन सी इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी परीक्षा में आई हैं, ये बात एक जगह। चलिए, मतलब काट छांट के लिखे हैं तब 18 लिखे हैं। काट छांट के लिखे हैं तब अभी और लिख सकते थे, लेकिन छोड़ दिए। लिखिए, अकाल और उसके बाद, इसी की लाइन है कि बहुत दिनों तक कानी कुतिया वाला, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। ये कविता नाम यही है, अकाल और उसके बाद। और ये देखिए, हमने सीरियल भी वही रखा है कि जो पूछी जाती हैं। अगली कविता है हरिजन गाथा, कई बार पूछी गई है। अगली फिर वैसे ही है, प्रेत का बयान। बड़ी अच्छी कविता है। एक आदमी जो है, प्रेत का बयान कविता मैंने पढ़ी है थोड़ा बहुत, तो उसमें एक आदमी मास्टर था,
और वो मर गया समय से पहले। तो इंद्र उससे पूछते हैं कि तुम्हें समस्या क्या थी धरती पे जो तुम भाग आए यहाँ पे। तो वो इंद्र को जो जवाब देता है यहाँ की समस्याओं का, उसी को कविता में इन्होंने ढाल के नाम दे दिया है प्रेत का बयान। और बहुत मतलब जबरदस्त व्यंग्यात्मक कविता है। अगली कविता लिखिए कालिदास सच सच कहना। कालिदास सच सच कहना। अगली है तीनों बंदर बापू के। धैर्य रखो, आने दीजिए, सब आएगा। अगली है प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। प्रतिहिंसा, हिंसा प्रतिहिंसा, तो प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। देखिए इसी कविता को बच्चन सिंह ने नागार्जुन के काव्य का मैनिफेस्टो कहा है, भी लिखवाएंगे इसी कविता को, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। अगला लिखिए प्रजातंत्र का होम। इस पे एक लाइन अभी आएगी, प्रजातंत्र का, सामंतों ने कर दिया प्रजातंत्र का होम। अगली लिखिए काली माई। अगली लिखिए शासन की बंदूक। शासन की बंदूक। अगली लिखिए सिंदूर तिलकित भाल। अगली लिखिए पछाड़ दिया मेरे आस्तिक को। सिंदूर तिलकित भाल। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक को, अर्थात आदमी ऐसे नास्तिक नहीं हो जाता। ईश्वर से, मनुष्यता से उसकी आस्थाएं ऐसे जल्दी से नहीं डगमगा जाती। जब सामाजिक विषमता इतनी ज़्यादा इन लोगों ने देखी तो इन्होंने कहा कि पछाड़ दिया मेरे आस्तिक को। आपको बालकृष्ण शर्मा नवीन की वो पंक्तियाँ याद, मुझे पूरी याद नहीं आ रही हैं। वो कहते हैं कि क्यों न घोट दूं गला जगतपति का। उनकी पंक्ति है कि अगर वो मुझे मिल जाएं तो इतनी विषमता के कारण मैं, अगर उसके कारण वो हैं तो मैं उनका गला घोंट दूंगा। इसीलिए मतलब हम फिर इस चीज़ को बता के कहें कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में लोग शिक्षित होते गए, ईश्वर का महत्व, या उलट के कहिए कि धर्म की सच्चाई लोग जानते गए। और वहाँ ये ईश्वर और ये धर्म, ये सारी संस्थाएं व्यक्तिगत मुद्दे हो गए, व्यक्तिगत। हमारे यहाँ धर्म सामाजिक हो गया है। क्यों न गला घोट दूं उस जगतपति का, शायद ईश्वर के विरुद्ध लिखी गई है पहली। अब पहली है कि नहीं है मैं ये नहीं मानता, लेकिन मैं ये मेरा कहना ये है कि जब आप सामाजिक विषमता को देखोगे तब आपको कहीं न कहीं, अगर आप संवेदनशील हो तो कष्ट होगा कि कहाँ पे एक आदमी ऐसा भी है कि जिसे मतलब 3000 करोड़ एक मूर्ति पे खर्च हो रही है। एक रिपोर्ट थी एनडीटीवी की कि मोदी गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ किए और 2,500 करोड़ में दिल्ली सरकार ने 2,500 करोड़ में सारे स्कूलों का कायाकल्प करवा डाला, केवल 2,500 करोड़ में। मैं राजनीतिक बातों पे नहीं जाना चाहता, मेरा केवल एक मतलब बताने का एक उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये जो 3 मुद्दे ऐसे हैं, जब कोई भी व्यक्ति इनको पीछे और किसी और चीज़ को आगे रखे तो इसका मतलब फिर वो आदमी
कल्याण की बात तो नहीं सोचता, बाकी चाहे जो कुछ सोचे। अगर आपकी प्रायोरिटी से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हट के धर्म आगे आ गया तो इसका मतलब आप लोक कल्याणकारी राज्य की बात नहीं करते। मतलब किसी पार्टी या किसी व्यक्ति से किसी का विरोध नहीं होता है, हमेशा जो सत्ता में रहता है उसी का विरोध होता है। कल कोई और आएगा तो हम उससे भी नाराज होंगे, और ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार भी है कि असहमति का अधिकार, कि हम उससे, आप देखिए कि मूल अधिकारों में साफ साफ लिखा है कि आप बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप कर सकते हैं, ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार का एक आर्टिकल है। तो वही चीज़ है कि इन लोगों को कहना पड़ा कि पछाड़ दिया मेरे आस्तिक को। आप आगे लिखेंगे अभी कि 1936 में ये मतलब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध हो गए, तभी इन्होंने नागार्जुन नाम रखा था। वैद्यनाथ मिश्र थे, ये साहित्य पढ़ने गए जो है श्रीलंका, और श्रीलंका में मतलब इस तरह से बौद्ध साहित्य में डूबे कि इन्होंने अपना नाम ही बदल लिया 36 में, और अपना धर्म भी बदल लिया। लिखिए 2-4 कविताएं और हैं, लिख लेते हैं। 2 कविताएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है नेवला, दूसरी है भूमिजा। लिखिए नेवला, हाँ इसके बाद लिखिए नेवला, और इसके आगे लिखिए लंबी कविता है। नेवला और भूमिजा दोनों लंबी कविताएं हैं, दोनों को अलग अलग लिखिए और दोनों के सामने लिखिए लंबी कविता है। भूमिजा, भूमिजा का मतलब भूमि से जन्म लेने वाली, अर्थात सीता जी के ऊपर लिखी गई है। आगे लिख सकते हैं उसमें, भूमिजा के आगे सीता जी के ऊपर, मतलब ये दोनों लंबी कविताएं हैं। मतलब ऐसा नहीं था नागार्जुन केवल छोटी छोटी कविता ही नहीं लिखते थे, उन्होंने भूमिजा और नेवला जैसी लंबी कविताएं भी लिखी हैं। 2 कविताएं और हैं, लिख लीजिए। जयति जयति सर्वमंगला, जयति जयति सर्वमंगला, सर्वमंगला। आखिरी लिखिए बादल को घिरते देखा है, अन्य तथ्य हेडिंग डाल के समाप्ति करते हैं हम लोग। अब नागार्जुन के ऊपर कल जितने और चीज़ें तथ्य हैं, कल का मतलब अब ऑनलाइन ऑफलाइन सबको सूचित कर दें कि अभी 2 दिन हम नहीं रहेंगे, 2 दिन लगातार पेपर है, ठीक। लेकिन उसके बाद हम मिलेंगे तो इस तरह से और लंबी क्लासों के अभ्यास से आइए, बल्कि टाइम हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लें और थोड़ा सा खा पी के थोड़ा सा मजबूत हो के बैठें, हैं, तभी हम लोगों की रेंज बढ़ पाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा सिलेबस टाइम